लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर मलियाबाद इलाके में एक गांव पड़ता है महदो। वहां एक परिवार अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। घर पर ही बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल रखी थी, जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें और घर वालों का पालन पोषण हो सके। 8 दिसंबर 2018 की घटना है कि आशीष अपने पिता के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदने के लिए पड़ोस में रहने वाले नंदू के पास जाता है। वहां पैसे को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है, मारपीट होने की नौबत आ जाती है। नंदू की दुकान में काम करने वाला एक व्यक्ति तभी नंदू के घर से सरिया निकालता है और उस आशीष के सर में सरिया मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है। महादेव अपने बेटे को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां अपने बेटे आशीष का इलाज कराता है। जब उसके बेटे की हालत सुधरी तो वो अपने बेटे को लेकर माल थाने में जाता है और वहां जाकर नंदू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है। नंदू केस वापसी के लिए हर तरह का दबाव बना रहा था, लेकिन महादेव का परिवार बिल्कुल नहीं झुकता। वो नंदू से राजीनामा नहीं करते। इसी दौरान महादेव ने एक 5 बीघा जमीन भी खरीदी थी। उसकी कीमत लगभग 10 लाख थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही गांव के लोगों ने उस जमीन को अपना होने का दावा किया। महादेव काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी थाने में भी कोई सुनवाई नहीं होती। महादेव अपनी पत्नी सुशीला से कहा करता था कि ये लोग दबंग हैं, हमको मारेंगे, हमारी थाने में भी सुनवाई नहीं हो रही, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। 3 महीने तक परेशान रहने के बाद महादेव ने 12 दिसंबर 2020 को आत्महत्या कर ली। मौत के बाद माल थाना दरोगा ने वो जमीन पर कब्जा उसके परिवार वालों को दिलवा दिया। महादेव की मौत के बाद उसकी पत्नी सुशीला ने परिवार को संभाला, तीनों बच्चों को पढ़ाया। बड़ा बेटा मनीष दुकान की पूरी जिम्मेदारी देखा करता था, बल्कि उससे छोटा बेटा आशीष जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसका सपना था कि पढ़ लिख कर मुझे बड़ा एक आईएएस ऑफिसर बनना है। आशीष भी सिविल की तैयारी के बाद जो थोड़ा वक्त बचता उसमें दुकान पर बैठ जाया करता था। बीच बीच में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वो शामिल हुआ करता था। जबकि छोटा बेटा आदर्श लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा था। उनके पिता की मौत को 1 साल भी नहीं हुआ था, तभी उनके दादा की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ नंदू के मन में बदला लेने की आग ठंडी नहीं हुई थी। 28 सितंबर 2022 को नंदू अपने नौकर श्यामलाल को आशीष की दुकान पर भेजता है। उसका नौकर उस दुकान पर जाकर 10 बोरी सीमेंट और मोरम का ऑर्डर देता है और 50 रुपये एडवांस के रूप में दे देता है। दुकान पर उस वक्त आशीष बैठा हुआ था। वो नौकर आशीष को अपना नंबर देते हुए कहता है कि आप मेरे नंबर पर फोन कर दीजिएगा। जब आशीष उनके नंबर पर फोन करता है तो फोन 12 सेकंड के बाद कट जाता है, उधर से कोई आवाज नहीं आती। फिर 1 हफ्ते बाद रहीमाबाद थाने से आशीष के नंबर पर एक फोन आता है और आशीष से कहा जाता है कि मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूं, आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। आशीष की मां को इसकी जानकारी मिलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके अपने बेटों समेत थाने में जाती है। बेटों को थाने के बाहर ही छोड़ जाती है, क्या पता कि शायद पुलिस वाले बेटों को बंद ना कर दे। जब वो थाने में जाती है तो उसको पता चलता है 7 साल के बकाया 2000 रुपये को घर में घुसकर श्यामलाल को मारा। इस एवज में उसने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। आशीष ने जो 12 सेकंड का फोन किया था वो थाने में धमकी के रूप में दर्ज था। सुशीला 3 दिन थाने जाती है। पुलिस वाले उससे 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं। तभी एक दिन सुशीला 20,000 रुपये लेकर जाती है और कहती है कि साहब मैं विधवा औरत हूँ, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, 20,000 रुपये लेकर केस को रफा दफा कर दो। पुलिस वाले उसकी नहीं मानते और वो कहते हैं कि 50,000 रुपये में ही केस रफा दफा होगा। के इंचार्ज राजमणि सुशीला से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, साइन करवाने हैं। सुशीला को पुलिस पर यकीन था। सुशीला ने अपने दोनों बेटे मनीष और आशीष को बुला लिया। पुलिस वालों ने उन दोनों लड़कों पर जबरदस्ती एक सादे कागज पर साइन करवा लिए। सुशीला को लगता है कि चलो अब केस यहाँ से रफा दफा हो गया। लेकिन 20 दिन बाद जब सुशीला को पता चलता है कि मेरे दोनों बेटों पर धारा 23, 452 और धारा 432 के तहत
उन पर मुकदमा दर्ज था। शीला रहीमाबाद थाने के इंचार्ज कुलदीप सिंह के पास जाती है और वहां जाकर उस इंचार्ज से मिन्नतें करती है कि साहब हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे, आप हमारे इस केस को रफा दफा करवा दो। लेकिन उस चौकी इंचार्ज पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद महिला मलिहाबाद थाने के एसीपी वीरेंद्र सिंह के पास जाती है तो वो उनको अपनी सारी कहानी बताती है। तब वो एसीपी वीरेंद्र सिंह उस महिला को आश्वासन देते हैं। जब एसीपी वीरेंद्र सिंह इसकी जांच करते हैं तो रहीमाबाद इंचार्ज कुलदीप सिंह की गलती पाई जाती है, इसीलिए उन्होंने इस कुलदीप सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया। का बेटा आशीष आईएएस बनना चाहता था। वह बायजूस से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। उसने 4400 रुपये का ऑनलाइन कोर्स भी खरीदा था, जिसके चलते वह भी तारीखों में नहीं जा पाया। 8 जून को तारीख लगती है तो वह उस तारीख में पहुंच जाता है। तारीख में से लौटते वक्त उसका मन विचलित हो जाता है और वह पूरे रास्ते यही सोचता रहता है, मेरे ऊपर केस लग गया, मैं कभी जिंदगी में आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। 9 जून को आशीष के चेहरे पर कोई चिंता नजर नहीं आ रही थी। आशीष अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। भाई मनीष और उसकी मां सुशीला देवी खेतों पर पानी देने गई थी और उसका छोटा भाई आदर्श भी घर आया हुआ था। आशीष अपने छोटे भाई आदर्श से कहता है कि तुम थोड़ा दुकान पर बैठो, मैं अभी अंदर से आता हूँ। आशीष अंदर चला जाता है। जब आशीष को अंदर काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसका छोटा भाई आदर्श उसको आवाज़ देता है, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। जब वो अंदर जाकर आशीष को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जब वो देखता है कि उसका बड़ा भाई आशीष रस्सी के सहारे लटका हुआ था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, वो अपने भाई को देखकर चिल्लाता है। हाँ, पड़ोसी और उसके दोस्त आ जाते हैं, उसके बड़े भाई को रस्सी से नीचे उतारते हैं। तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। आशीष एक सुसाइड नोट भी छोड़ जाता है जिसमें वो लिखता है कि मुझको और मेरे भाई को नंदू विश्वकर्मा ने और उसके साथियों ने मिलकर इस षड्यंत्र में फंसाया है। वहीं वो दूसरे पन्ने में लिखता है, हमारे घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें चेक कर लो, इन्होंने हम दोनों भाइयों से सादे कागज़ पर साइन करवाया था, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। रहीमाबाद थाना पूरा भ्रष्ट है। इस घटनाक्रम में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।